तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान प्रस्तुत करता है? स्तंभ कौन सा है? क और ख। ये कौन सा मिलान वाला प्रश्न है? पहला है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? धारा प्रभाव में पढ़ने में कमी वाले? नहीं। मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। आसानी से विचलित होने की आदत होती है? नहीं। शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? वो शीघ्रता और स्वतंत्रता से सीख सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरा, अधिगम आवश्यकता कौन सी है? धारा प्रभाव में पढ़ने की कमी वाला ऑप्शन आएगा। सृजनात्मक बच्चे कौन से होते हैं? जो मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम योग्यता ADHD के नाम से होगा, जो मतलब अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम तक जल्दी से विचलित हो जाते हैं, होने की आदत होती है, इसका ये आएगा। तो पहले का क्या है? डी है। पहले का कौन सा आएगा? डी। डी डी तीन ऑप्शन में है, तो अपना चौथा ऑप्शन कट गया, क्योंकि तीन में तो डी डी दे रखा है, चौथा हमने काट दिया। फिर पहले में डी है, फिर दूसरे हमें हमने क्या किया है? एक किया, ए किया है, दूसरे का ए। तो इसमें सी है डी के बाद में, और इसमें भी सी है, तो ये भी कट गए। फिर अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही होएगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन एक है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तीसरा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चौथा है अधिगम में बच्चों की संभावित अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्या कहा गया कि जब बच्चों को हम बार बार लगातार पुरस्कार या दंड देंगे, तो उससे भी पढ़ने पर या सीखने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगा? बच्चों की संभावित अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार एक एक चीज रिपीट होती है, तो उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है, इसे कहा जा सकता है? ऑप्शन एक है सीखने का आकलन, सेकंड है सीखने के लिए मूल्यांकन, थर्ड है योगात्मक मूल्यांकन, और फोर्थ है निदानिक प्रशिक्षण। मतलब जब बच्चे जोर जोर से उच्चारण करके पढ़ रहे होते हैं, तो उसे ऐसे पता चलता है कि कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई है, तो इससे क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? निदानिक प्रशिक्षण। निदानिक का मतलब होता है डायग्नोस्ट करना, किसी कमी का पता लगाना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निदानिक। पहले निदान होएगा, निदानिक प्रशिक्षण होएगा, मतलब डायग्नोस होएगा, किसी कमी का पता लगाया जाएगा। उसके बाद में उपचार होएगा, फिर उपचारात्मक होएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा और विचार के बीच संबंध के अंतर को भरें। जबकि जीन प्याजे का मानना है कि रिक्त को प्रभावित करता है, लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि रिक्त को विकसित करने में मदद करता है। इसमें जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की का बताया गया है। ऑप्शन अपने संज्ञान भाषा, भाषा संज्ञान पर, और भाषा संज्ञान विचार भाषा पर, वातावरण भाषा अनुवांशिकता विचार पर, विचार अनुवांशिकता भाषा वातावरण पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठेगा? जीन प्याजे का क्या मानना है कि संज्ञान है वह भाषा को प्रभावित करता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है कि भाषा है वह संज्ञान को विकसित करती है, मतलब संज्ञान समझ को बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञान है वो भाषा को प्रभावित करेगा, जबकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा है वह संज्ञान को विकसित करेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों को नज़रअंदाज करते हैं और इसकी बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन एक है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की का रुझान, थर्ड है कानून एवं व्यवस्था का उन्मुखीकरण, फोर्थ है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन एक सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास इसका सही आंसर आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं पूछा है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि सही है या सही नहीं है पूछा है। पहला है, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम कैसे उसको सटीक पहचान सकते हैं? फिर दूसरा, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। क्या यह बात सही है? हाँ, क्योंकि बुद्धिमत्ता के अंतर्गत अलग अलग बुद्धियाँ आती है। जैसे जिस किसी के अंतर्गत म्यूजिकल बुद्धि होगी, संगीतज्ञ बुद्धि होगी, तो वह संगीत गाने में या गायन शैली में निपुण होगा। किसी में अंकन बुद्धि होगी तो वह गणित जैसे विषयों में आगे होएगा। किसी में आध्यात्मिक बुद्धि होती है। ऐसे अलग अलग बुद्धि होती है। बुद्धि का आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर चौथा है, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये बात भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं होएगा? फिर अपना ऑप्शन 1, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बदलाया जा सकता है। हम किसी की बुद्धि को आंक नहीं सकते ऐसे। अगला ऑप्शन है, अभिकथन, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं, रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों का एक बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहले में क्या कहा गया है कि विज्ञापन का क्या प्रभाव होता है किशोरों में? तो इसमें यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा करने की इच्छा रखते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है? मीडिया समाजीकरण एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीडिया समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। प्राथमिक कौन सी है? परिवार, फैमिली प्राथमिक है, जबकि मीडिया ये कौन सी में आती है? द्वितीयक में आती है, द्वितीय होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कथन और कारक दोनों सही है, और कथन की कारक सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अपना कारक गलत है। कथन और कारक दोनों सही है, लेकिन कथन कारक की सही सही व्याख्या नहीं करता। ये भी गलत हो गया। कथन सही है लेकिन कारक गलत है, और इसमें क्या होगा? कथन और कारक दोनों गलत है। तो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपना सिर्फ कथन सही है, कारक गलत है। इसमें ये प्राथमिक संस्था दी हुई है, मीडिया द्वितीयक संस्था है। आगे चलते हैं। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? मतलब जब क्रिकेट की चर्चा हो रही है तो वो लड़कों को ज़्यादा बोलने दे रहा है। इसका क्या कारण है? रूढ़िवाद चुनौतियों को कम कर रहा है? नहीं, वो ऐसे कैसे कर रहा है? वो तो बल्कि लड़कों को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है लड़कियों के बजाय। दूसरा, जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। तीसरा, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है। अगर वो समानता का अनुसरण करता तो लड़कियों को भी बराबर बोलने का हक देता। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। यहाँ पे वो लड़कों के विपक्ष नहीं बोल रहा, बल्कि उनके पक्ष में ही बोल रहा है। तो इसका क्या है? जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। उसे ऐसे लगता है कि क्रिकेट सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं, ये लड़कों का गेम होता है, तभी वह लड़कों को ज़्यादा बोलने दे रहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी नए विषय को पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला पॉइंट है, जो बच्चे पहले से ही जानते हैं। इसमें क्या है? पहला है, जो बच्चे पहले से ही जानते हैं। दूसरा है, आमतौर पर प्रचलित गलतफहमियां। तीसरा है, विषय को सीखने से पूर्व शर्त। चौथा, छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। भी एक अध्यापक को पढ़ाने से पहले क्या देखना चाहिए? तो इसमें क्या आएगा? ये सारे आएंगे कि बच्चे से पहले से कितना जानते हैं। हम जब हम कोई चैप्टर कराने से पहले शुरू करते हैं तो उसका रिव्यू लेते हैं, भी बच्चे को कितनी नॉलेज है, और अगर उसके बारे में कितनी भ्रांतियाँ, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लास में भी उस चैप्टर के बारे में या जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों के क्या क्या मिथ है। तीसरा, विषय को सीखने से पूर्व की शर्त और छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। भी बच्चे कौन सी शैली में ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन बच्चों के लिए जो मूर्त संक्रियात्मक चरण में है, शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो अलग ऑप्शन होएगा, करना चाहिए तो अलग ऑप्शन होएगा, और दोनों ही ऑप्शन दिए होते हैं एग्जाम में, आप देखना। तो क्या है? जो मूर्त सक्रियात्मक है, मूर्त वाले बच्चे कैसे होते हैं? जिनके सामने ठोस वस्तु होती है या फिर ठोस चीज़ें होती हैं, उन्हीं को देखकर वो अपनी समस्याओं का हल करते हैं। तो पहला है, क्रमबद्ध कार्य दीजिए।
हाँ, मूर्त वाले क्रमबद्ध कार्य को मतलब पंक्तिबद्ध किसी चीज को जता सकते हैं, कर सकते हैं। ठोस संसाधन दे, ये बात भी सही है, मूर्त है तो ये ठोस संसाधन वाली भी सही है। तीसरी है, ऐसी समस्याएं दीजिए जिनमें अमूर्तन की आवश्यकता हो। अमूर्तन क्या होता है? सिर्फ विचारों से कल्पना करना या विचारों से, चिंतन से किसी समस्या का हल ढूंढना। और चौथा है, वर्गीकरण के अवसर दीजिए। तो ये तीन है, ये तो क्या है, ये मूर्त की संक्रियात्मक के अंतर्गत आएगी, क्योंकि बच्चा अगर मूर्त संक्रियात्मक तक का उसका संज्ञान हो चुका है तो वह वर्गीकरण अच्छे से कर सकेगा, क्रमबद्ध अच्छे से कर सकेगा, ठोस वस्तुओं संसाधन से वो अपनी समस्याओं को सही से सुलझा सकेगा। लेकिन वह अगर वह मूर्त संक्रियात्मक चरण में है तो वह अमूर्त रूप से या विचारों के चिंतन से समस्याओं का हल नहीं कर पाता। तो इसका सही आंसर थर्ड होएगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके साथ ही आज की अपनी ये छोटी सी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। जाने से पहले कहना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करके जाया करें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताया करें कि आपके कितने % सही हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें या फिर ऑन कर लें नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको 8 फरवरी तक लगातार ऐसे छोटे छोटे वीडियो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्राप्त होते रहेंगे। और धन्यवाद। चैनल को दूसरों फैमिली में, फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि मेरे 1,000 का 1,000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा हो और मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। मैं जितनी ज़्यादा मतलब मेरे को हौसला मिलेगा उतना ही अच्छा आपको पढ़ा पाऊँगी। धन्यवाद।